हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू कल हमने डिसोल्यूशन चैप्टर का बेस बना लिया है। बस बाबू 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात है। ठीक है जी, नई बात कुछ भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक ही कंसेप्ट है, सारा कर दिया एक ही दिन में। आओ जी एक बार फटाफट से पहले कंसेप्ट रिवाइज कराओ। अरे भैया अभी क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ नहीं, आप पहले रिवीजन करा दो मेरे साथ। बाबू कौन कौन से अकाउंट बनते हैं जब फॉर्म बंद होती है? चार, रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है जी, चार अकाउंट बनते हैं। सर अगर फॉर्म बंद हो रही है, कुछ सीक्वेंस भी बताया था मैंने आपको कि क्या क्या करना पड़ेगा किस किस सीक्वेंस में। सबसे पहले एसेट्स बेच दूं सारी, इधर देखो। अरे भाई सामने देख लो यार, एसेट्स बेच लूं, उसके बाद लाइबिलिटी पे करना शुरू करो। लेकिन अगर सीक्वेंस में बोलूं तो सबसे पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, याद आ रहा है? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। फिर इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब मेरे जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं, पार्टनर, उनकी लाइबिलिटी पे करो। उसमें भी अगर सीक्वेंस जानना है तो पहले पार्टनर का लोन और फिर पार्टनर की कैपिटल। याद आ रही है बात? सर कुछ जर्नल एंट्री भी बताइए। अगर मैं एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में लेके आ रहा हूँ तो एंट्री क्या कर रहा हूँ? रियलाइजेशन टू एसेट्स। वे सारी एसेट्स डेबिट होती हैं, अगर उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर आ रहा हूँ तो बेटा रियलाइजेशन टू एसेट्स। ऐसी सारी लाइबिलिटी को लेके आ रहा हूँ तो लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। ठीक है जी। सर एसेट्स को बेच रहा हूँ, एंट्री फटाफट से बताते जाओ। एसेट्स को बेच रहा हूँ, एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेच रहा हूँ तो सेम एंट्री, कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। और पार्टनर को ये एसेट्स को लेके जा रहा है तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है जी। और बाबू एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू क्वेश्चन है, नहीं दी तो नहीं दी रियलाइजेबल वैल्यू तो सर देखो दो अलग अलग केस हैं। टेंजिबल एसेट्स है तो पार वैल्यू पे रियलाइज होगी, एंट्री वही है कैश टू रियलाइजेशन। और इनटेंजिबल जीरो वैल्यू। ठीक है, सही बात है। चार लाइबिलिटी फटाफट से बताओ, लाइबिलिटी पे कर रहा हूँ या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे कर रहा हूँ? एंट्री बताओ। रियलाइजेशन टू कैश या टू बैंक। सर पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी पे कर दी तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। सारे नहीं बोल रहे यार, मुझे तो लग रहा था मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया। आया हुआ है ना समझ? तो पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी पे करी तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। बाबू अगर लाइबिलिटी के लिए टेबल वैल्यू गिवन नहीं है तो हर वैल्यू एंट्री वही होगी, रियलाइजेशन टू कैश या टू बैंक। अच्छा एक लाइबिलिटी एक एसेट से सेट ऑफ हो जाए तो क्या एंट्री? नो चैनल एंट्री, सेट ऑफ हो गई, खत्म हो गई कहानी। ठीक है जी। और लास्ट में रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करें तो रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है जी, यही सारी जर्नल एंट्री हैं, इसी में सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। आओ जी बेटा इस पर बेस्ड क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो दो तीन मैं कर दूंगा, दो तीन आप कर देना। आज छोटे क्वेश्चन करेंगे, आज बड़े क्वेश्चन नहीं कर रहे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, सिर्फ रियलाइजेशन। ठीक है, आओ मेरे बच्चों। सबसे एक बात बताओ, जब रियलाइजेशन में एसेट्स ट्रांसफर करते हैं इसका एक रूल था। रूल क्या है? ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, तीन चीजें छोड़ दो, कैश, बैंक, लॉसेस। ऐसे ही ट्रांसफर ऑल लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, तीन चीजें छोड़ दो, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर्स लोन, रिजर्व्स। बेटा मैंने ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वर्ड लिखा, स्लैश करके लिखा रिजर्व, और मैं कहा मैं इस पे चर्चा करूंगा आपसे, याद है मैंने कहा है कल कहा मैं चर्चा करूंगा इस पे, अभी पेंडिंग है मेरी एक चर्चा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वाली बात पर करूंगा आने दो समय, शायद अभी आएगा उस समय 10 मिनट बाद। पढ़ते हैं चलो क्वेश्चन। रमेश एंड उमेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल on 31st of March 24 the balance sheet was as follow. Liability side
creditor workman compensation reserve, general reserve, रमेश करंट अकाउंट, कैपिटल दी हुई है रमेश और एसेट साइड बैंक, डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीनरी और उमेश करंट अकाउंट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, अब इसी डेट पे फर्म बंद हो गई। कहते हैं रमेश took 50% of the stock at 10,000 less than the book value। रमेश 50% स्टॉक ले गया लेकिन 10,000 रुपए कम में लेकर गया, ठीक है, दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर 50,000 एंड मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 4,50,000। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। बाबू कहते हैं क्रेडिटर वर पेड इन फुल, क्रेडिटर को पूरे पैसे दिए, एंड देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर ऑफ 1,60,000 व्हिच वाज सेटल्ड एंड पेड एट वन। बाबू एक अनरिकॉर्डेड बिल भी था, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी थी 1,60,000 की। कहते हैं 1,40,000 में सेटल डाउन कर प्रिपेयर रियलाइजेशन करेंगे, प्रिपेयर पहले नहीं करते सर, सारे के सारे नंबर 700 दे रहेंगे, वो रूल याद रखना, रियलाइजेशन में ट्रांसफर लेकिन मैं बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन में ना एक बात ऐसी आएगी जो मैंने डिस्कस नहीं की होगी, आपको लगेगा नई बात है और मैं सोचूंगा इतने तो इंटेलिजेंट हो, आपको बतानी चाहिए, क्योंकि हर चीज लिखवा दी जाए नहीं मानता एक आदमी सब चीजें लिखवा दे आपको अकाउंट्स में, फिर तो 500 कंसर्ट बैठेंगे, मैं कहूँ जी इसका भी ट्रीटमेंट लिख लो जी, इसका भी ट्रीटमेंट लिख लो, इतनी तो। अब मैंने कल करंट तक की चर्चा नहीं करी और मैं क्वेश्चन में देखता हूँ रमेश करंट भी है, उमेश करंट भी है। देखो अगर आप समझदार हो तो आप समझ जाना चाहिए इसका क्या होगा। भाई जो भी करंट के बैलेंसेस है ना, कैपिटल में बताओ, जो लेना है ले लो, जो देना है तो फॉर्म बंद हो रही है, तो क्या है भाई बैंक खत्म कहानी, यही करोगे और क्या करोगे बताओ, कुछ बताओ और क्या कर सकते हो, फॉर्म बंद हो रही है, सीधी सी बात। इधर देखना बेटा, ये देखो इन दोनों के पैसे देने हैं, एक के 7 लाख, एक के रमेश के करंट के भी पैसे देने 80,000। इस करंट को कैपिटल में बता देना, ऑटोमेटिकली कैपिटल कितनी हो जाएगी, पहले 7 थी 80 और लोड देंगे 780 हो जाएगी, पे करना होगा कर दूंगा। ऐसे ही इसको 3 लाख देने हैं पर इससे लेने हैं 50,000, ये भी इसके कैपिटल अकाउंट में बचा देना, ऑटोमेटिकली ये 2 साइड पहुंचेगा। तो बाबू 3 लेने हैं, सॉरी 3 लेने हैं, 50 लेने भी तो है, ऑटोमेटिकली वो बच के 2.5 बच रहा है, आखिरी में 2 गैस 2 बैंक ही होना है और कुछ नहीं होना, ठीक है ना जी। इसका रियलाइजेशन से कोई वास्ता नहीं है, ना कैपिटल का ना करंट का, पता ही है आपको। बनाए जी रियलाइजेशन अकाउंट। बाबू अगर ये पूरा क्वेश्चन होता मैं आपको क्या कहता, बैलेंस शीट का चप्पा चप्पा खत्म कर दो, यही कहता ना, कल भी यही बोला था ना। आओ जी बाबू रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले बेटा बैलेंस शीट ही फिनिश करेंगे। फॉर्मेट सबको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट हो जाता है, डिप्रेशन बंदा इतने दिन के बाद आए ना, हो जाता है। बाबू बैंक एसेट्स में लिखा हुआ है बैंक, जाएगा रियलाइजेशन में, नहीं कहाँ जाएगा, ये बैंक अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है जी। पर इस वर्ड की अहमियत है, आप कहीं सोचो, क्योंकि मैं अभी बता देता हूँ अहमियत क्या है। जब एसेट्स बिकेगी ना, अगर किसी ने लिख दिया बाय कैश, 4 लगाऊंगा मुंह पे, पहले क्वेश्चन में देख तो लो आप कौन सा अकाउंट बनाते, अगर पूरा क्वेश्चन होता बैंक अकाउंट बनाते तो बाय कैश या टू बैंक लिखना अगर पे करना है तो, आपको अहमियत नहीं समझ आई होगी इसकी, इग्नोर मत मारो किसी भी चीज को, चाहे रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो, अहमियत हर चीज की है यहाँ। आगे बढ़ते हैं, डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीनरी है, चारों एसेट्स ट्रांसफर कर दो बेटा, उमेश करंट भी नहीं जाएगा, ये तो बाद में कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो बाबू चारों एसेट्स ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीनरी। मैं पूरा लिखूंगा तो क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, मैं कुछ नहीं लिख रहा, आपको सब कुछ प्रॉपर करना है, मुझे सब अलाउड है, ठीक है जी। बुक वैल्यू बताना सबकी, डेटर कितने के दिए हुए, 2 लाख, 140, 240 और स्टॉक 120 और फंड, और बाबू फर्नीचर तो बोलिए यार 2 लाख, हाँ ये अपनी बस है, ये समझ में आती है अपने को। फर्नीचर 930, लो जी
बाबू कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सारी एसेट्स पहुंच गई रियलाइजेशन में जो पहुंचनी चाहिए थी। चलो जी बाबू लाइबिलिटीज भी पहुंचा दो बेटा, क्रेडिटर पहुंचा दो, वर्कमैन कंपनसेशन पहुंचा दो, पहुंचा दो, एडमिशन पढ़ा है, रिटायरमेंट पढ़ा है, डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ा है, कहाँ जाता है ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बाबू जनरल से पहुंचा दो, कहाँ जाता है पार्टनर कैपिटल, करंट अलग अकाउंट बनेगा फिर कैपिटल में ही ट्रांसफर होगा, खत्म। सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर की 1,70,000, आओ जी बाय क्रेडिटर 1,70,000, पहुंच गई सारी एसेट सारी लाइबिलिटी। ठीक है सर, गिन के एसेट्स पे करना, गिन के एसेट्स रियलाइज करना, गिन के लाइबिलिटीज पे करना। ठीक है गिन के, वरना क्वेश्चन गलत है, अभी लिख लो, आंसर ही नहीं आएगा कभी आपका। ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है 3 की रियलाइजेबल वैल्यू दे दी जाए, 1 की दे ही ना, अगर वो टेंजिबल एसेट्स होगी तो पूरे पे रियलाइज हुई होगी। क्वेश्चन अच्छी हरकतें करेगा, दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ आपको ट्रेलर थोड़ा सा। बाबू सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है रमेश स्टॉक ले गया 50% स्टॉक ले गया 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू, ऐसे ही है। इधर देखना बाबू, सामने देखो 50% स्टॉक, अगर पूरा एक पीस का है तो आधा कितना होगा 65,000 का, कितने में ले गया 10,000 कम में ले गया, यानी कि 65 की चीज कितने में ले गया 55 में ले गया। बाबू रमेश ले गया, उसकी कैपिटल कम कर दो, रमेश कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। बाबू बाय रमेश कैपिटल अकाउंट 55,000 रुपए से इसकी कैपिटल कम कर दो। पर बेटा ऐसे आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, थोड़ी देर के बाद ब्रैकेट में लिखते रहना, अपने लिए हिंट पूरा लिखना। वैसे तो मैं लिख रहा हूं स्टॉक चला गया वो भी आधा, अभी भी स्टॉक आधा बचता है, मैं अपनी सहूलियत के लिए लिखता हूं, मुझे क्वेश्चन गलत नहीं करना। आपको हो सकता है आपके दिमाग में मुझे बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन करनी है, मैं नहीं लिखूंगा ऐसा कुछ, मत लिखो, आप गलत कर लेना, लिख के ले लो, गलत करोगे लिख के। यहाँ भी 4 सेट है, 20 भी हो सकती थी, कितनी याद रख लोगे मैं भी देखना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बढ़ना क्या लिखा है उसके बाद, ऐसी बोल, मेरे को नहीं पता स्टेटमेंट, फर्नीचर। बाबू उमेश फर्नीचर लेके आया 50,000 रुपए का, उमेश की कैपिटल भी कम कर दो, और भी कुछ है 4,50,000। बाबू उमेश फर्नीचर ले गया 50,000 रुपए में, उमेश की कैपिटल को कम कर दिया मैंने, ब्रैकेट में लिख दिया फर्नीचर 50,000 गया, पूरा फर्नीचर चला गया 50,000 रुपए में, और मशीनरी बिक गई 4.5 लाख में बाय बैंक। अब आपको समझ में आएगी मैं क्यों कह रहा था इंपॉर्टेंस इसकी है। तो अगर आपने यहाँ कैश दिया, बना क्या रहे होंगे बैंक अकाउंट, तो ये कभी ट्रांसफर हो सकता है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसे काट देगा टीचर, गलती ना हो जाए बिल्कुल भी। बाबू बाय बैंक अकाउंट मशीनरी भी चली गई है 4.5 लाख रुपए में, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। नेक्स्ट लाइन होगी क्रेडिटर पर पेड इन फुल, क्रेडिटर को पूरे पैसे दे दिए तो बैंक अकाउंट क्रेडिटर को पूरे पैसे दे दिए, कितने पूरे, उसके बाद कहता है एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 1,60,000 रुपए की, 1,40 में सेटल कर दी। बाबू टू बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, बाबू 1,40 में सेटल होगी, इधर देखना बस क्वेश्चन है, ठीक है करो बैलेंस से, पढ़ो बताओ करो बैलेंस से, अच्छे कह रहे करो, तुमसे यही उम्मीद है मुझे। भैया एसेट्स गिन के रियलाइज कर लो, हो गई क्या सारी रियलाइज, इधर देखना मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, स्टॉक अभी आधा बचता है, डेटर की बात ही नहीं करी, हो गया। मैंने यही तो कहा था कि क्वेश्चन गलत होगा, तुम तो तैयारी करके बैठे हो कि गलत ही करना है। भैया आधा स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहा, स्टॉक टेंजिबल एसेट है कि नहीं, टच कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कितने पे रियलाइज होगा पार वैल्यू, आधा स्टॉक कितने का है 65,000 रुपए का, बाय बैंक अकाउंट स्टॉक
अब स्टॉक की कहानी खत्म हो गई। सर डेटर टेंजिबल एसेट्स है, पूरा पैसा रियलाइज करो, बाय बैंक अकाउंट डेटर 240, अब वही कहानी खत्म। लाइबिलिटी एक ही थी, पे हो गई, गिन कर एसेट्स रियलाइज करो, गिन कर लाइबिलिटी पे करो। अगर गिनती भूले खत्म। हाँ सर, क्यों भाई? उसने कहा उमेश फर्नीचर ले गया 50,000 रुपए में, मतलब तय हुआ होगा कि फर्नीचर 2 लाख का है ही नहीं, है तो बुक वैल्यू है ना, कि बाहर बिक भी 50 का है, उमेश ने कहा मैं 50 का ले जाता हूँ, मैं 50 दे दूंगा। अगर वो कहता आधा फर्नीचर ले गया, 25% फर्नीचर ले गया, तो मैं सोचता, उसने कहा फर्नीचर ले गया, इसका मतलब सारा ही ले गया ना, तो तय हुआ होगा कि 50 ही वैल्यू है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब कर लो बैलेंसिंग और लॉस आएगा यहाँ पर। ठीक है जी, क्योंकि ये साइड बड़ी दिख रही है मुझे क्लियरली। ठीक है जी, वो आप नहीं सोच पा रहे क्योंकि आपका दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है, मैं 1 मिनट में सोच पाता हूँ। इतनी बड़ी मशीनरी 4.5 लाख में बेच दी, सबसे बड़ा लॉस तो यहीं दिख रहा है। और ऊपर से एक लाइबिलिटी ऐसी थी जो अनरिकॉर्डेड थी, वो भी पे करा दिया आपने। ये साइड तो बहुत बड़ी दिख रही है, इतना तो सोच लिया करो। ठीक है जी, लॉस ही आएगा पक्की बात, और जो भी पार्टनर होंगे रमेश और उमेश, उनकी रेशो में बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। बाय रमेश कैपिटल अकाउंट, बाय रमेश उमेश कैपिटल अकाउंट, जो भी रेशो है बांट दो। ठीक है जी, क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ाएं। चलो जी सर, लाइबिलिटीज गिन के पे करो, एसेट्स गिन के रियलाइज करो, क्वेश्चन ठीक करने का मूड है तो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 मैंने 20 कर दिया, 21 भी मैं करूंगा आपके लिए, तो मैंने बचकाने क्वेश्चन छोड़े, ये बच्चों वाला क्वेश्चन नंबर 19। मैं और मुश्किल क्वेश्चन करूं क्या, ये कर दूं? मैं ये क्वेश्चन कर देता हूँ और मुश्किल, 22 कर देता हूँ, 21 से ज़्यादा मुश्किल, 22 कर दूंगा मैं, और 23 आपके लिए। 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा छोटे छोटे, और 2 बड़े बड़े क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। अब वो इस क्वेश्चन से मैं एक आध बात और सिखाऊंगा, ढंग से क्वेश्चन रीड करना। आशीष एंड कनप are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2 on 31st March 2018 the balance sheet was as follow। अच्छा जी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा रियलाइजेशन का लॉस 20,050 रुपये। बाबू बैलेंस शीट गिवन है, लाइबिलिटी साइड ट्रेड क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मिसेस आशीष लोन। बाबू ये पार्टनर है, बड़ा बताओ, पार्टनर है? नहीं, पार्टनर का नाम क्या है? आशीष। आशीष की वाइफ लॉ की नज़र में एक सेपरेट एंटिटी है, ये थर्ड पार्टी है हमारी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है हमारी। आगे बढ़ो, कनप्स लोन, ये तो भैया पार्टनर का लोन है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कैपिटल गिवन है आशीष की और कनप की। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़े। बाबू एसेट साइड बैंक स्टॉक डेटर फर्नीचर प्लांट इन्वेस्टमेंट P&L, लॉसेस भी हैं। कहाँ जाते हैं लॉसेस? पार्टनर कैपिटल में, रियलाइजेशन में तो नहीं जाते, बैंक अलग अकाउंट बनेगा। बाकी सारी एसेट्स जाने लायक हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। बाबू कहता है ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ठीक है जी, आशीष एग्रीड टू टुक ओवर फर्नीचर एट 38,000 एंड पे मिसेस आशीष लोन। हाँ घर की बात है ना, आशीष कह रहा है फर्नीचर सारा मैं ले जाता हूँ 38,000 रुपये में, और मैं मिसेस आशीष लोन भी पे कर दूंगा। ठीक है, डेटर रियलाइज्ड हुए 18,500 के, और प्लांट रियलाइज्ड हुए 10% मोर। अच्छा जी, Kanab took over 40% of the stock at 20% less than the book value. Remaining stock was sold at a gain of 10%. कर ले अच्छी हरकतें, मुश्किल बना ले मेरे चांद, और 10-12 जैसी स्टेटमेंट, मुझे दिखा मुश्किल कैसे बनता है। कितनी कोशिशें, कितनी अच्छी हरकतें। कहता है ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। बाबू ट्रेड क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट लेते हैं पूरी सेटलमेंट में, समझदार को इशारा काफी। एक लाइबिलिटी एक एसेट से सेट ऑफ हो रही है,
कोई होगा इसका इम्पैक्ट? कोई इम्पैक्ट अकाउंट्स में नहीं डालना। आगे बढ़ो जी। Kanav agreed to took over the responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration of 12,000 and to bear realization expenses. Actual expenses of realization amounted to ₹8,000. मैं बताऊंगा इस वर्ड के क्या मायने हैं, क्या मतलब है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन अमाउंट। अभी तो मैंने 2-3 चीजें पेंडिंग छोड़ दी, आपको पता भी नहीं लगा, मैंने रूंगे में पढ़ दी हैं। ठीक है जी, अभी तो बाबू उनके ऊपर डिस्कशन बाकी है। इस क्वेश्चन में आए हैं 1-2 बातें ऐसी जो मजेदार है। चलो जी देखते हैं बेटा, अभी समय के साथ साथ पता लग जाएगा। बाबू रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और 2-3 बातें सीखते हैं। बाबू एसेट्स का ना एक बार मेरे को बता दो, बैंक थी पहली एसेट, वो तो जानी नहीं। अगली एसेट, सारे एसेट्स के नाम बोल दो फटाफट से। स्टॉक, फिर स्टॉक की वैल्यू, वो लगे सुबह पनवेल भी निकलना है। 19,000 है। आगे तुझे हिंदी इन्वेस्टमेंट 32 है, तो इसको दिक्कत तो है इसको। बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। मुझे लाइबिलिटीज लिखवाना फटाफट से। आयशी तो बोल दिया। क्रेडिटर्स 2040, फिर तू भी आ गई इस पे यार, क्या हो गया तेरे को? संगत का सर ज्यादा आ गया क्या आगे? हाँ क्यों नहीं आएगा बाबू, सारी लाइबिलिटीज लिखवाओ ना जो थर्ड पार्टी हैं। इधर देखो जी सर, ट्रेड क्रेडिटर थर्ड पार्टी है। सर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय की लाइबिलिटी है, वो तो मुझे तो एम्प्लॉय को देना है ना, मैं कौन हूँ? मैं तो पार्टनर हूँ। समझ में आ रही है? रियलाइजेशन में सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी चली जाती है, बस पार्टनर की बात है, पार्टनर लोन और पार्टनर कैपिटल में होती है। तो ईपीएफ भी लिखवा दो, मिसेस आशीष लोन भी लिखवा दो। बाबू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और बेटा मिसेस आशीष लोन कितना है ईपीएफ और मिसेस आशीष लोन 9,000। और बाबू कनव लोन नहीं जाएगा, पार्टनर का लोन है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं जाएगा, 20,000 रुपए कहां बटेगा? पार्टनर कैपिटल में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जाएगा 4,000 रुपए। पहली नई बात, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 रुपए। सामने देखना बेटा मेरी तरफ। मैंने कहा इस क्वेश्चन में 2-3 नई बातें, घूरने की जरूरत नहीं, क्लियर हो जाएगी बातें। मैं तो कल ही बताना चाहता था, मैंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वर्ड लिखा, स्लैश करके रिजर्व लिखा, और मैंने कल बोल दिया कि मेरे को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे बात करनी है, पर कल करूंगा, बोला भी था मैंने। बाबू वहां पर ना अगर आप चाहो, बल्कि ऐसा जरूरी चाह लेना, कंपलसरी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वर्ड काट देना और रिजर्व वर्ड लिख के रहने देना। ऐसा क्यों? नहीं तो देखो प्लीज सामने देखो सर, रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में ना अंतर होता है। ये बात आपको याद आ सकती है शायद एडमिशन में जब मैंने पहली बार पढ़ा था। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तो कैटेगरी बहुत सारी है, इधर देखना। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। वहां मैंने ईपीएफ भी लिखा था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, डबल स्टार लगवा दिया था कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता नहीं। लोग समझते हैं हर वर्ड जिसके सामने फंड लग जाता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, वो तो होता ही नहीं। 5 थे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लेकिन याद है मैंने वहां पर शुरू की 3 टर्म में बोला था कि फ्री रिजर्व्स हैं। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व, याद है? जिनको याद है उनको याद है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि मैंने बोला था ये फ्री रिजर्व्स हैं, और मैंने कहा था सीए की लैंग्वेज है, सीए फाइनल में हमें पढ़ाई जाती है इस लैंग्वेज से। सर ये फ्री रिजर्व्स है, मतलब इनके अगेंस्ट कभी कोई लायबिलिटी होती नहीं। पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व याद करो और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व याद करो, इनके अगेंस्ट लायबिलिटी हो सकती है ना, वर्कर को चोट लग सकती है ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर सकती है ना, उनके अगेंस्ट लायबिलिटी हो सकती है कि नहीं? क्या वो उन्हें मैं बोल सकता हूँ फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बांट लो? सर देखना पड़ेगा ना, लायबिलिटी तो नहीं है।
पर इन तीनों को तो देखना भी नहीं पड़ता ना, बांट देते हैं ना, इन्हें बोलते हैं ना फ्री रिजर्व्स। सर ध्यान रखना, सिर्फ फ्री रिजर्व ही एक ऐसी चीज है जो रियलाइजेशन में बिल्कुल नहीं आएगी। सिर्फ फ्री रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ फ्री रिजर्व। बेटा लॉ पता है क्या कहता है, सामने देखो, लॉ पता है क्या कह रहा है कि अगर आप कोई चीज यहां पर ऑलरेडी लिख रहे हो, कोई एसेट्स यहां पर लिख रहे हो, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी भी यही नजर आनी चाहिए। दिखाई दे रहा है? अगर कोई एसेट्स मैं यहां लिख रहा हूं ना, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी भी मुझे यही लिखनी है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी होती ना, तो मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी यहीं लिख देता, क्योंकि वो भी फिर फ्री नहीं होता। इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, पर बाबू पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं कहा कि वर्कर को चोट लगी और लायबिलिटी अराइज हुई, तो वो फ्री हो गया। फ्री हो गया तो कहां बटेगा? पार्टनर कैपिटल। समझ आई बात? दूसरी बात, एक और बात अभी बोल देता हूं। अगर मैं कल एक क्वेश्चन करूं और बैलेंस शीट में ऐसे लिखा हो, डेटर 2 लाख माइनस प्रोविजन फॉर वेड एंड डाउटफुल डेट 20,000, 1,80,000, समझदार को इशारा काफी। डोंट टेल मी कि मैं यहां लिख दूं सीधा टू डेटर 180, मैं लिखूंगा टू डेटर 2 लाख, अगर एसेट्स यहां लिखी है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी यहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा? बाय प्रोविजन फॉर वेड एंड डाउटफुल डेट 20,000, ऐसे लिखूंगा। समझ में आई बात? पक्का से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और वहां से काट देना, रिजर्व लिख के रहने देना, कल कंफ्यूजन हो जाती। एकदम नई नई बातें इतनी सारी बताऊंगा तो मुझे भी पता है क्या हो सकता है, सब कोलैप्स हो जाएगा, अच्छा खासा कराया हुआ। आगे बढ़ जाए, समझ में आ गई बात? पहली नई बात इस क्वेश्चन में एक और है, छोटी सी है, वो मुश्किल ही थी, हो गया डन। आगे बढ़ जाए, चलो जी बाबू। उसके बाद एसेट्स को रियलाइज करो, लायबिलिटी को पे करना शुरू करो। सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? एक पार्टनर कुछ ले गया है बाबू, आशीष फर्नीचर ले गया 38,000 रुपए में, और उसने कहा मैं मिसेस आशीष लोन पे कर दूंगा। इधर देखना बाबू, अगर वो फर्नीचर ले गया है तो उसकी कैपिटल को कम कर दें। आपको पता ही है ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस कितनी है, राइट हो जाएगा वरना। बाबू आशीष फर्नीचर ले गया, डन, ठीक है। आशीष ने कहा वो मिसेस आशीष लोन पे करेगा। सर अगर पार्टनर कोई लायबिलिटी पे कर रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ाना तो हमारी जिम्मेदारी। बाबू बढ़ा दो उसकी कैपिटल, ₹9,000 का था शायद। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ो जी। बाबू डेटर रियलाइज हुए हैं 18,500 रुपए के। क्वेश्चन में बैंक गिवन है, कैश मत लिख देना, बस यही है ना लाइन। फिर स्टॉक होगा। प्लांट भी रियलाइज हुए कितने पे? 10% मोर, है ना बाबू। प्लांट रियलाइज हुए 10% ज्यादा, यानी कि 2,10,000 के थे, 10% और जोड़ दो 21,000, यानी कि 2,31 में बिके, 10% ज्यादा में बिके बाय बैंक। प्लांट एंड मशीनरी 2,31,000, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद स्टॉक वाली कहानी होगी बाबू। 40% ऑफ द स्टॉक realized at 20% less than the book value, remaining stock, remaining का क्या हुआ है? %10 ज्यादा भी बिके हैं। आओ जी सामने देखना बाबू, मेरे पास टोटल स्टॉक है 24,000 का, कहता है 40% स्टॉक, इसका 40% निकाल दिया, 40% स्टॉक 20% कम पर रियलाइज हुआ। बाबू 40% स्टॉक 20% कम पर रियलाइज हुआ, इसका 20% निकाला, यानी कि 40% स्टॉक इतने रुपए का बिका है। और 60% स्टॉक, मतलब उसने तो रिमेनिंग स्टॉक का, अगर 40 है तो क्या क्या होगा, 60 ही तो बचा।
बाबू 60% स्टॉक 10% ज्यादा में बिका, इसका 10% निकालो, यानी कि 60% बचा हुआ इतने में बिका। समझ में आएगा? कोई दिक्कत का परेशान नहीं, टोटल कर दूं और एक ही नाम से लिख दूं, वरना दो अलग अलग बार लिखना पड़ेगा, बाय बैंक। एक ही बार करते हैं कहानी, बस ठीक है, आप मानते हो तो मेरे को तो कोई दिक्कत है ही। 23520 बाय बैंक स्टॉक 23520, आगे बढ़ो जी। उसके बाद क्या बेटा? बाबू ट्रेड क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट ले गए, सामने देखना सर, क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट ले गए, ये 42,000, ये 32,000, यानी कि मानना होगा ना इसलिए कि 32 में ही हो गया बस मेरा काम। तो बाबू ठीक है, कोई एंट्री तो होनी नहीं, बस मैं अपनी निशानी के लिए कर देता हूँ कि ये काम हो चुका है। आगे बढ़ो जी। कनम लेके गया क्या स्टॉक? अरे नहीं, मैंने सुना ही नहीं, फिर यार मैंने सुनी नहीं है बात कि कनम वाली बात बोली। एक सेकंड, अच्छा ये सारा ये, अच्छा 40% स्टॉक कनम लेकर गया और 60% रियलाइज हुआ है। अरे यार गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अभी ठीक कर देते हैं। बाबू 40% स्टॉक कनम लेकर गया और 60% ही रियलाइज हुआ है। तो बाबू अगर कनम लेकर गया है तो कनम की कैपिटल को कम कर दो और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया स्टॉक 40%, और बेटा बाकी रियलाइज हुआ है बाय बैंक अकाउंट, और मैंने यहाँ लिख दिया स्टॉक 60%। दोनों की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ अलग अलग ही, ये छोड़ दो, ये टोटल नहीं होना। 7680 और ये है बेटा 15840। ठीक है, अब ओके हो गया। चलो ठीक, आगे बढ़ाते हैं बात। बाबू क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट ले गए, क्रेडिटर खत्म हो गए, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गए, आगे बढ़ो जी। बस 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 ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट तो मुझे खुद से पढ़नी है दोबारा, इधर देखना मेरी तरफ। हाँ बाबू, इन्वेस्टमेंट में एक्चुअली में लॉस नहीं हुआ, पहली बात तो। बाबू क्वेश्चन बता दो सबको, ताकि इन सबको समझा सकूं मैं बहुत बढ़िया तरीके से। बात एक बार बताना, इसने बोला कि इन्वेस्टमेंट में 10,000 रुपये का लॉस हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से सेट ऑफ कर दें, ऐसा इसने बोला। बाबू ये कहानियाँ एडमिशन के साथ, रिटायरमेंट के साथ खत्म हो गई, पहली बात। दूसरी बात, मैं यहाँ पर ना आपको बता देता हूँ, आपको कभी पता नहीं लगेगा जो एक्चुअली रिकॉर्ड द लॉसेस एंड प्रॉफिट। आप सच में ना प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड कर रहे हो, बस आपको समझ नहीं आ रहा आप कैसे कर रहे हो। ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है प्रॉफिट या लॉस। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ, सिंपल करता हूँ चीजों को। मान लो कोई एसेट्स कोई लायबिलिटी नहीं है एक्सेप्ट अ स्टॉक, एक स्टॉक दिया हुआ है 24,000 का, प्लीज मेरी तरफ देखना, और कहता है स्टॉक 20,000 का बिक गया। अब एंट्री क्या करोगे? यहाँ लिखोगे बाय बैंक 20,000, आपको पता है आपने 4,000 का लॉस रिकॉर्ड कर दिया। अगर मैं इतने की ही बैलेंसिंग कर दूं तो क्या होगा? ये 24, ये 20, यहाँ 4 का लॉस नहीं आ गया। अगर मैंने सारी एसेट्स लिखी हैं और उनकी रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस आपको पता ही नहीं चल रहा वो बात, क्योंकि इतनी सारी एसेट्स और लायबिलिटी है। क्लियर हुई बात? चलो खैर, आगे बढ़ाते हैं जी। बाबू अब मेरी तरफ देखना, ऐसी एसेट्स गिन लो, ऐसी लाइबिलिटीज गिन लो जिनकी चर्चा नहीं हुई, और गिन के पे नहीं करोगे, गिन के रियलाइज नहीं करोगे, गलत करोगे 100%। बाबू स्टॉक की चर्चा आ गई, डेटर्स की चर्चा आ गई, फर्नीचर की चर्चा बिल्कुल कंप्लीट है, ये भी चर्चा हो गई, ये भी हो गई। एसेट्स खत्म, गिन के खत्म करी। लाइबिलिटीज क्रेडिटर की चर्चा आ गई, मिसेस आशीष लोन आशीष ने पे कर दिया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे कोई बात आई? और हर क्वेश्चन में होगा ऐसा, बात आएगी नहीं, किसी एक मुद्दे पे किसी दो मुद्दे पे नहीं रीड करोगे खत्म। बाबू पे करें तो बैंक अकाउंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना, पार वैल्यू 60,000। ठीक है जी सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे करें,
गधे हो अगर कर देते हो पे, अकाउंट्स नहीं जानते बस रटते हो। गिन के लाइबिलिटी पे करने का मतलब ये नहीं होता कुछ भी पे कर दो अंधाधुन, कोई प्रोविजन कोई रिजर्व पे नहीं हो सकता। मेरे पास ही तो होता है, किसको पे करो? क्या मतलब होता है रिजर्व का? प्रॉफिट में से अमाउंट निकाल के सेट असाइड की हुई है अपने पास कि कल को कोई लाइबिलिटी अराइज हुई सेट ऑफ कर दूंगा। किसको पे करोगे पैसे? मेरे ही तो पैसे हैं, किसको पे करने हैं? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। अगर कल को प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट भी आया पे होगा, रिजर्व पे होगा किसी को। थोड़ा तो अकाउंट समझो, कभी तो रटना छोड़ो। समझ में आ रही है बात? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे होती है, कहीं कोई रिजर्व पे कराओ, कहीं कहीं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट पे कराओ, कोई भी प्रोविजन पे कराओ, वो बेवकूफ़ी होगी, उसे मिस्टेक नहीं कहते, ब्लंडर कहते हैं। क्लियर है बात? अब आ जाओ लास्ट स्टेटमेंट पर। मैंने इस क्वेश्चन से 2-3 बातें नहीं सिखा दी हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रियलाइजेशन में जाएगा, सबने देख लिया आज। पे नहीं होगा ये भी देख लिया। तीसरी बात सबसे काम की बात थी, बाबू पूरी जान लगा दो पढ़ने में। बाबू कहता है कनव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000 एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 8,000। इधर देखना बाबू, मैंने ना कल एक बात बताई थी कि रियलाइजेशन में कुछ खर्चे होते हैं, एंट्री बताओ। रियलाइजेशन टू कैश हमने एंट्री सीखी, वहां मैंने खर्चे का नाम बताया था आपको। मैंने कहा था कई बार कोर्ट पता है क्या कहती है कि मैं आपका पूरा लिक्विडेशन का प्रोसेस कंप्लीट करा दूंगी, लिक्विडेटर अपॉइंट करूंगी, पर उसकी रेम्यूनरेशन आप दोगे। याद है कल ये बात बोली थी मैंने? कोर्ट क्या करती है, एक लॉयर एक सीए लिक्विडेटर के तौर पे आपको दे दिया, वो आपकी सारी लाइबिलिटी सुनेगा, सारी एसेट्स देखेगा, एसेट्स बिकवाएगा, लाइबिलिटी पे करेगा, इस बात की आप उसको रेम्यूनरेशन दोगे फ्रॉम योर पॉकेट, पार्टनरशिप फर्म देती है। ठीक है सर, इस बार क्या हुआ कि कनव को ही जिम्मेदारी मिल गई डिसोल्यूशन कराने की। कनव कौन है? पार्टनर ही है। उसने कहा मैं करा दूंगा रियलाइजेशन, होगा ना पढ़ा लिखा इतना, तभी बोल पा रहे हैं वो ये बात कि मैं करा दूंगा सारे काम। बाबू लेकिन तय हुआ कि उसको आपने रेम्यूनरेशन देनी है 12,000 रुपए, और रियलाइजेशन के खर्चे उसके होंगे। देखो क्लियर लिखा हुआ टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कलम ने कहा 12,000 मुझे दे दो बस, 12,000 में मैं अपने आप कर दूंगा रियलाइजेशन के जो भी खर्चे होंगे। सर कुछ और खर्चे भी हो सकते हैं। क्या खर्चे हो सकते हैं बाबू? कई बार ऐसा हो जाता है कि एक पर्सन ने एसेट्स खरीद ली, इधर देखो मेरी तरफ, हमने नीलाम करी एसेट्स, नीलामी तो करेंगे और क्या करेंगे, एसेट्स बेचेंगे जो पार्टनरशिप हमने नीलामी करी, किसी ने एसेट्स खरीदी, किसी ने दूसरी, किसी ने तीसरी। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिक्शा के थ्रू या मैक्स के थ्रू या बेटा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उनके साइट पर पहुंचवा रहे हैं उनका सामान, और खर्चे हमने तय करे हैं कि हम ही देंगे, तो ये खर्चे हो सकते हैं जो आपके गले पड़ेंगे। तो कनव ने कहा कि मेरे को 12,000 रेम्यूनरेशन दे देना, खर्चे सारे मैं कर दूंगा, और कहता है 8,000 रुपए का एक्चुअल में खर्चा हुआ। ये तो कनव अपने बुक में देखे ना खर्चा क्या हुआ, ये तो कनव का खर्चा, मेरा तो खर्चा ही नहीं, मैं तो पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट्स बना रहा हूँ, बस मुझे उसको 12,000 रुपए रेम्यूनरेशन देनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। छोड़ दे भाई क्वेश्चन इसको, मुझे बस 12,000 रुपए की रेम्यूनरेशन देनी है उसको, दैट्स इट। समझ में आ रही है बात? दो उसको रेम्यूनरेशन, पार्टनर है, नगद दिया होगा कुछ, कैपिटल बढ़ा दो उसकी, एंट्री क्या हुई होगी, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं। रियलाइजेशन के खर्चे रियलाइजेशन के ही नाम से जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कनव्स कैपिटल अकाउंट 12,000। क्वेश्चन खत्म। 3 नई बातें, रेम्यूनरेशन देने की बात मैंने इन डिटेल कर दी जितने थी। सर इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ जाएगी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ जाएंगे, अगर कोई एसेट यहाँ आएगी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी हमेशा यहाँ आएगी। दूसरी बात, तीसरी बात, ये पे नहीं होता, अकाउंट समझने की चीज है, जिसको समझ में आ गया उसको आ गया, तो रट रहा है वो रट ही रहा है भाई, पहले दिन से जो रट रहा है वो रट ही रहा है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो जब आप कैलकुलेट करोगे लॉस आएगा 20,050 रुपए का, आशीष और कनम में बढ़ जाएगा, एग्रीड रेशो में नहीं है तो इक्वल। डन? ठीक है जी। अब वो 3 क्वेश्चन होमवर्क है, 19, 21, 23। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।